दोस्तों, तेल तिलहन मार्केट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले 2-3 महीने से हम लगातार आपको तेल और तिलहन मार्केट के बारे में आपको अपडेट देते रहे हैं और आज फिर से जो भी बहुत बड़ी घटनाएं तेल तिलहन मार्केट की पूरे विश्व में हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ बीरेन वकील भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बीरेन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है टिकर टीवी में। तो दोस्तों, हम जिस तरह से आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया ने पूरा जो पाम ऑयल का पूरी जो वैरायटी है उसके पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीडी पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, आरबीडी पाम ऑयल और जो यूज्ड पाम ऑयल है उसके पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो उनका इम्पैक्ट पूरे मार्केट में क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है और पूरे इंडिया में भी इनका इम्पैक्ट आगे जाके देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो जो इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उसके पर प्रतिबंध लगाया, उसकी काउंटर इफेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5.5 लाख टन सोया खली की जो इंपोर्ट है उसका परमिशन दे दिया। जो जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया खली का इंपोर्ट पूरे इंडिया में होगा, उनका भी इम्पैक्ट मार्केट में दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को जो युद्ध चालू हुआ था, उनका इम्पैक्ट भी हमारे यहाँ पर सनफ्लावर की जो इंपोर्ट हो रही है उसके पर दिखने को अभी शुरू हुआ है। मार्च और अप्रैल में ये युद्ध की इम्पैक्ट हमको नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अभी मई और जून महीने में इनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा और उसका जो इम्पैक्ट हमको दिखने को मिल रहा है उसमें एक ऐड हो रहा है कि इंडोनेशिया ने भी पूरी जो पाम ऑयल की वैरायटी है उसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। तो ये पूरी बात की हम आज चर्चा करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहले बात करते हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें पिछले सप्ताह क्या उसका असर रहा। अगर देखा जाए तो सोयाबीन ऑयल जो अर्जेंटीना एफओबी के प्राइस थे उसमें अगर देखा जाए तो 6% 9% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। आरबीडी पामोलिन जो मलेशियन एफओबी के प्राइस है उसमें 10% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली। मलेशियन पाम ऑयल यानी कि केएलसी जो है उनमें भी हमें देखने को मिली 749 रिंगिट की तेज़ी पिछले सप्ताह हमको देखने को मिली। लेकिन आज मार्केट में उसका असर क्या हुआ है उसके बारे में हम बीरेन भाई से जानते हैं। बीरेन भाई, आज जो पिछले सप्ताह में जो घटनाक्रम बना है पूरे वर्ल्ड में, उसका इम्पैक्ट आज मार्केट में कैसे दिख रहा है? आज मलेशियन पाम ऑयल करीबन 290 रिंगिट अब है, करीबन 7,300 रिंगिट चल रहा है। सबसे पहले जनवरी में काफ़ी तेजी आई थी जब ये पाम तेल एक्सपोर्ट में डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन परमिट जब आई, उस समय फ्रंट एंड यानी सबसे पहला जो वायदा है वो बढ़ के 8,700 रिंगिट हो गया था। फिर वहां से जो करेक्शन आया करीबन 30% मार्केट गिरा और 5,600 हो गया था। और उसके बाद ये यूक्रेन वॉर के चलते हुए सनफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर सीड के जो सप्लाई डिसरप्शन हुए तो वापस पाम तेल बढ़ना शुरू हुआ और ये एक्सपोर्ट बैन की बात कुछ वीक से चल रही थी, पिछले 3-4 वीक से। पहले इसमें एक बार बैन का न्यूज़ आया, फिर बैन सिर्फ रिफाइंड को ही लगेगा ऐसा न्यूज़ आया, फिर वापस में एंड में जो घटनाक्रम आया उसमें पूरी की पूरी डेरिवेटिव बास्केट यानी आरबीडी पाम, क्रूड पाम और इवन यूज्ड ऑयल को भी बैन में लिया गया। तो इसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड का फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड की जो जरूरत है तेलों की उसमें 56% अकेला इंडोनेशिया प्रोवाइड करता है और पाम का सबसे बड़ा शेयर है। और इसमें एक अहम बात यह है कि यूज्ड कुकिंग ऑयल में भी ये बैन है। तो जो बायोडीजल या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो जाता था उस पे भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन लग जाएगा। मुझे
ऐसा लग रहा है शायद कि इंडोनेशिया की खुद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना सप्लाई एब्सॉर्ब कर पाए। मंथली करीबन 30 लाख टन जितना सप्लाई अगर रोक भी लिया जाए तो भी वहाँ इतनी कैपेसिटी नहीं है। और पाम का डॉलर कमाने में भी बहुत बड़ा रोल है। ये बान के बाद करीबन इंडोनेशियन रुपया 300 रुपया गिर गया, 14,200 वाला 14,600 हो गया। तो ये शायद एक आध महीने में तो उठ जाएगा, बट वो जो अगला 2-3 वीक है वो काफी डिसरप्टिव है। इनकी नहीं जो बीरेन भाई, इमीडिएट आपने जो इफेक्ट है। बात कही कि ये कुछ लंबा चलने वाला तो नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का जो इम्पैक्ट है, हाँ लेकिन जो हाँ हमारी अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की जो खाने के तेल की ज़रूरत है, हर महीने 18.5 से 19.5 लाख टन हमको एडिबल ऑयल चाहिए। उनमें से 10 से 12 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें से अगर देखा जाए तो जो हमारी सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट जो होती थी, 2.5 लाख टन करीबन एवरेज हर महीने आता था, और पाम ऑयल जो है वो 7.5 से 8 लाख टन आ रहा था। तो उसमें से अगर देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल की जो इंपोर्ट है वो मई महीने में करीबन 1 लाख टन से ज़्यादा नहीं आएगी। और इंडोनेशिया का जो इंपोर्ट है करीबन अगर देखा जाए तो 45% जो पूरा पाम ऑयल का जो इंपोर्ट हमारे यहाँ आता है, उनमें से 45% इंडोनेशिया से आ रहा है। तो अगर मई महीने की अगर बात करें तो हमें 2.5 से 3 लाख टन की शॉर्टेज पड़ेगी। उनका इम्पैक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं बीरेन भाई? यहाँ दो चीज को देखनी चाहिए। एक तो हमारा जो सरसों का जो फसल है वो काफी बढ़िया फसल रहा और अभी भी उसकी इन्वेंट्री काफी अच्छी है। फॉर्चुनेटली सरसों में ऑयल कंटेंट काफी अच्छा रहता है। तो अगर उसकी क्रशिंग नॉर्मली हो जाए, अभी चल ही रही है, अच्छी चल रही है, तो वो एक तो आपूर्ति थोड़ा कर देगा। दूसरा कि लास्ट ईयर का जो सोयाबीन था, सोयाबीन में से तेल तो कम निकलता है, बट फिर भी बड़ी मात्रा में सोयाबीन का होर्डिंग है। मैं समझता हूँ अराउंड 60 लाख टन का 50-60 लाख टन सोयाबीन अभी भी पड़ा होगा। तो इसमें से इवन 10% ऑयल भी आप गिनो तो भी वो साइजेबल नहीं है, तो भी एटलीस्ट आपको ऐसे माहौल में थोड़ा आपको राहत दे सकता है। तीसरी बात यह है कि अमेरिका में ये जुलाई महीना काफी अहम रहेगा सोयाबीन क्रॉप के लिए। वहाँ सोयाबीन का क्रॉप एकरेज थोड़ा बड़ा है और अर्जेंटीना में भी अब तक तो फसल ठीक ठाक है। तो ये जो मैं शॉर्टेज देख रहा हूँ ना, वो करीबन 2-3 महीना कहीं से भी हम अगर निकल पाए, स्पेशली गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड कैनोला है, हम जिसको राइडा यहाँ बोलते हैं, वो वही उसकी ड्रास्टिकली ड्यूटी कट कर दे और उसका सोर्सिंग हो, तो ये 1-2 महीने जो है वो निकल जाएंगे। और फिर तो हमारा एक बार बारिश आ जाएगा तो सेंटिमेंट वैसे ही थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। अब 1-2 महीने में बारिश आ जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक इसमें एक कहावत है, हाई प्राइस किल हाई प्राइस, मीन्स ऊंचे भावों का मारण ऊंचा भाव ही है। तो मैं डिमांड डिस्ट्रक्शन कहीं देख रहा हूँ। जैसे आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि चाइना की फूड इंपोर्ट 70% डाउन है लॉकडाउन को चलते हुए। तो एक और उसका 43% ऑयल सीड डिमांड भी डाउन है पिछले क्वार्टर में। तो चाइना की डिमांड अगर काफी कम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी एक्सेसिव यूपी वो एकदम एक्सेसिव यूफोरिया है, जो उन्मादी तेजी, वो अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन बीरेन भाई, ये बात तो हम मान सकते हैं ना कि ये जो आप तेजी ठंडी होने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा ना। ये शॉर्ट टर्म तो मुझे लगता है कि 2-3 वीक अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट का असर रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने 5.5 लाख टन जीएम सोया मील का जो इंपोर्ट के लिए परमिशन दे दिया है, तो उनका इंपोर्ट आप देख रहे हैं कि सोयाबीन का जो क्रसिंग पैरिटी है उसमें कोई इम्पैक्ट उसमें रहेगा क्या? आप देख रहे हो उसके बारे में? बेसिकली ये जो जीएम ऑयल की जो परमिशन मिली है वो थोड़ी ट्रिकी चीज है।
एक तो 30 सितंबर तक ही वो विंडो अवेलेबल है। और अभी जो ग्लोबल कंटेनर शॉर्टेज वापस सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो हुआ है, तो अगले 3-4 महीने में, और वो भी इसमें यूज जो वर्ड है वो क्या है कि भाई लास्ट ईयर जो कोटा दिया था 12 लाख टन का, उसमें से 5 कम आया था, वो 5 जो बचा हुआ है उसकी आपूर्ति करने की ये छूट है। मींस इसमें कोई बड़ी रिलीफ मिल जाए ऐसी बात नहीं है। और ये डीओसीए यानी बिना तेल वाला है, इसमें से तेल कंपोनेंट को कोई मिलने वाला नहीं है। नहीं है। तो ये थोड़ी सेपरेट चीज है तेलों की। ये मूव जो आया है प्रोबेबली जो एक प्राइसिस प्रेशर में है और फीड स्टॉक प्राइसिस प्रेशर में, उसको एड्रेस करने के लिए ये शायद आया है। बट मेरा खुद का एक जो अनुमान है वो ये है, और कोई भी लोग इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और जिसका मुझे ताजुब हो रहा है वो ये है कि जिस हिसाब से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मार्केट्स ड्यूटी के बारे में पहले तो एक्टिव थे, अब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल नॉर्म, सॉरी, जो ट्रेड के जो नॉर्म है, तो अब ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूटीओ का तो कोई वजूद ही नहीं रहा है। विश्व व्यापार संगठन का अगर किसी को रूल मानना ही नहीं है, अपने तौर तरीके से व्यापार करना है, जैसे रशिया बोलता है कि मुझे तो रूबल में पेमेंट चाहिए, यूरोप आज बोल रहा है कि हम क्रूड पे बान लगा देंगे, रशियन क्रूड नहीं लेंगे। तो विश्व की जो विश्व व्यापार संगठन है उस पे काफी बड़ा खतरा दिख रहा है मुझे, जिस हिसाब से सब चल रहा है। अभी अर्जेंटीना ने भी 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी सोयाबीन और सोया मिल्क की एक्सपोर्ट पे। तो सब लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो ये ट्रेड काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे सबसे बड़ी चिंता ये तेजी मंदी की नहीं है, बट रूल बेस्ड गेम जो अभी 20 साल से चल रही थी, और जो ये ट्रीटी में जितना काम हुआ था वो काम सब बिखर जाएगा, वो डर है। या बिरेन भाई, ये आपकी बात बहुत सही है कि जो हमारा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी जी एक बार बोला था कि डब्ल्यूटीओ को वो नहीं मान रहे थे, और उन्होंने डब्ल्यूटीओ को ख़त्म करने में बहुत बड़ा काम किया था। जो बाकी रहा था वो अभी हो रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन बिरेन भाई, जो हम, आपने बोला कि सरसों की जो पैदावार पिछले साल हमारे यहाँ 85 लाख टन हुई थी, इस बार 105 से 110 लाख टन का अनुमान आ रहा है। लेकिन जो फरवरी मार्च की शुरुआत में हमारे यहाँ सरसों की डेली जो अराइवल्स थी वो 15 लाख बोरी की थी। अप्रैल में भी काफ़ी अच्छी अराइवल थी, और मई महीने में अब देखा जाए तो अभी डेली अराइवल्स है वो 6 लाख बोरी की हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो सरसों की जो क्रसिंग में जो पैरिटी, एक बार अगर देखा जाए तो मार्च महीने में प्रति टन 2000 रुपये मिल रहे थे, ये अभी 100 रुपये भी प्रति टन नहीं मिल रहा है। तो उनका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो मई महीने में कुछ दिखने को मिलता है। यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल में शॉर्टेज पड़ेगी, ये शॉर्टेज आप मान रहे हैं कि ये सरसों से पूरी हो सकती है? सरसों इसमें काफी हद तक तो सपोर्ट करेगा, इनफैक्ट अभी कर भी रहा है थोड़ा। अगर उसका सपोर्ट नहीं मिलता तो हमारे यहाँ में भी के आज सिंग तेल 1800-1900 हो जाता, या कॉटन वॉश भी 1800-1900 हो जाता। और सरसों ने काफी सपोर्ट किया क्योंकि वो ऑयल बेरिंग क्रॉप है, इसलिए। साथ ही समर मंथ के हिसाब से थोड़ा इसमें डिमांड डिस्ट्रक्शन भी रहता है, क्योंकि समर में हमारी फूड हैबिट चेंज होती है। अगले 1-2 महीने जो है, जैसे आज का ही मार्केट अगर देखे तो शिकागो सोयाबीन ऑयल में काफी डीप करेक्शन आया है, 3 सेंट रनिंग वायदा निकल गया है। और चाइना तो 2 दिन बंद है, तो हमको दालिया से कोई सिग्नल नहीं मिल पाएंगे। दालिया रीओपन होगा गुरुवार को। बट बाय द टाइम फेड की डिसीजन आ जाएगी, और अगर वो इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो कमोडिटी में इन जनरल सभी में दबाव आएगा, मेटल्स में, बुलियन में, क्रूड में, और साथ ही ग्रेन्स, ऑयल सीड्स में भी। तो अगले 3-4 महीने में ऐसा मान रहा हूँ कि डॉलर की विनिमय दर यानी डॉलेक्स को हमको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और इमर्जिंग मार्केट्स में
खास करके येन, युआन, रुपी, इंडोनेशियन रुपया, मलेशियन रिंगिट, ब्राजीलियन रियाल, ये सब कमोडिटी प्ले में इम्पोर्टेंट करेंसी है, उनको भी वॉच करना पड़ेगा। मैं कहीं यहाँ थोड़ा एक हल्का सा तूफान दिख रहा हूँ जो 1997 की इमर्जिंग क्राइसिस में आया था, जिस समय एशियाई क्राइसिस, एशियन करेंसी बहुत क्रैश हुई थी, उसका एक मिनी वर्जन शायद यहाँ मैं देख रहा हूँ। वो टाइमलाइन है करीबन जून जुलाई की। अच्छा बीरेन भाई, आपके साथ बात करके बहुत बड़ी बात मार्केट के लिए निकल के आई है कि मार्केट में जो भी है वो शॉर्ट टर्म मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन आगे जाके मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो जाए या तो मार्केट लंबे समय तक तेज़ी में रहे, ऐसा नहीं दिख रहा है। मार्केट में जो भी आएगा, ये इंडोनेशिया का जो प्रतिबंध आया है वो शॉर्ट टर्म है, वो लंबे समय तक वो प्रतिबंध नहीं रखा सकते क्योंकि वहाँ शॉर्टेज फैसिलिटी नहीं है। दोस्तों, तेल तिलहन मार्केट के बारे में हमारा ये अपडेट था और हम मान रहे हैं कि ये अपडेट आपको काफ़ी उपयोगी रहा होगा। बीरेन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टिकट टीवी के बात करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, ऐसा ही अपडेट लेके हम वापस आपके सामने ज़रूर आएंगे। नमस्कार।